बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, ये आज का टॉपिक जो है एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें हम हिमाचल प्रदेश की एक घाटी है, उसका नाम है बल्लभ घाटी। इस घाटी के बारे में बातचीत करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है बल्लभ घाटी के ऊपर है। तो बल्लभ घाटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है हिमाचल प्रदेश की और साथ में उपजाऊ घाटी भी है। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। दूसरी बात, इसको हमें क्यों पढ़ना है, तो हमें यहाँ पर देखना है कृषि योग्य भूमि कितनी है या किस पोर्शन में कृषि होती है। यहाँ पर बेमौसमी फसलें कौन कौन सी होती है उसकी डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस एरिया में अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट एरिया है तो उसके बारे में भी डिस्कशन की जाएगी। आगे जो है, अगर यहाँ पर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो उसको भी चर्चा में लाया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो ये टॉपिक है, टॉपिक कुछ इस तरह रहने वाला है। आपको जब भी घाटी की बात करेंगे या जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि इसका भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार जो होता है या जिसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं या जिसको क्या बोलते हैं कि भौगोलिक विस्तार से अगर समझा जाए तो बोलने का मतलब है इसका नॉर्थ में कितना, कहां तक ये फैली हुई है, ईस्ट में कहां तक फैली हुई है और साथ में वेस्ट में कहां तक फैली हुई है। इसके साथ ही इसके आस पड़ोस में कौन कौन से एरियाज लगते हैं, इसको बोलते हैं टोपोग्राफी या जियोग्राफिकल कंडीशन। तो हम इसकी जब बातचीत करेंगे तो बातचीत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन का मैप बना लेना है। क्या कर लेना है? डायरेक्शन का मैप बना लेना है। ये आपको समझने में हेल्प करेगा। पहली बात आपको क्या लिखनी है, इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं पूर्व, इस वाली डायरेक्शन को बोलेंगे पश्चिम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा जो होता है इसको बोलेंगे उत्तर और ये वाला जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं दक्षिण। तो अगर मोटे तरीके से इसकी टोपोग्राफी के बारे में चर्चा की जाए तो मैं एक छोटा सा अगर हैंड मैप बना दूं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक हैंड मैप बना लेना है। मान लो ये बल्लभ घाटी है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो मतलब क्या है, इसका बग्गी या कई बार भग्गी या बग्गी, आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं क्योंकि हिंदी में कई बार कई मिस्टेक हो जाती है। तो ब को व लिखा जाता है। तो बग्गी या भग्गी, ये दोनों वर्ड आपने क्या करते हैं, याद रखने हैं। बोलने का मतलब है जो बल्लभ घाटी है इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो बग्गी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरी बात जो है, इसका जो आपको वेस्टर्न पार्ट, जिसको हम पश्चिमी पार्ट बोलते हैं, वो पार्ट जो देखने को मिलेगा वो पार्ट है इसका द्रंग। थोड़ा सा आपको याद आया होगा द्रंग क्या है, क्या है द्रंग। द्रंग से कुछ दूरी पर गुम्मा भी देखने को मिलता है। याद रखिएगा, द्रंग से कुछ दूरी पर गुम्मा भी देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में गुम्मा और द्रंग एकमात्र सेंधव नमक की खाने हैं। तो आपको यहां से ये चीज भी याद रखनी है कि जो द्रंग है वो क्या है और साथ में गुम्मा का नाम भी यहां जोड़ लेंगे तो आपके लिए एक क्वेश्चन क्या बन गया कि जो द्रंगा और गुम्मा की खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला जो है वो नमक के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? वो नमक के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। दूसरी बात क्या है, यहां से आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। यहां पर और क्या है, ये जो गुम्मा और द्रंग है ये घूंघट की धार के अधीन पड़ने वाला एरिया है। किसके अधीन पड़ने वाला एरिया है? ये घूंघट धार के अधीन पड़ने वाला एरिया है। बचपन में हमें डराया जाता था। बचपन में जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप जब हम जिद करते थे कि हमें कहीं बाहर जाना है रात के समय तो वो डराते थे, बताते थे कि घूंघट कुछ इस तरह का होता है, उसकी आंखें लाल होती है। तो हमारे मन में इमेज बन गई और इमेज ऐसी बन गई कि जब 7 बजे बनते थे तो उसके
उसके बाद हमें बाहर नहीं जाने से डर लगता था, बाहर नहीं जाते थे। और हमें जब कई बार सुसु करना होता था तो हम मम्मी पापा को बोलते थे, दादा दादी को बोलते थे कि हमें बाहर लेकर जाओ। और कहीं अगर थोड़ी सी बाहर कोई घटना होती थी तो आधा सुसु पैंट में और आधा अंदर आकर करना पड़ता था। बोलने का मतलब है घूगड़ एक प्रकार का लोकल डायलेक्ट वर्ड है और इससे के बेस पर आप याद रख सकते हैं कि एक घूगड़ घाट जो है आपकी मंडी में है और इसके अंदर इसके आधीन एक नमक की खान है और उस खान का नाम क्या है, द्रंग, और साथ में गुमा जो है अन्य नमक की खान है और ये सेंधव नमक है। दोस्तों सेंधव नमक के बारे में जानने से पहले आपको एक बात जरूर जाननी है कि जो सेंधव नमक होता है वो किस टाइप की रॉक्स होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो होती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है, आई होप आप अच्छे से समझ होंगे कि जो ईस्टर्न पोर्शन है इसका बल्लभ घाटी का, वहां पर क्या है, वहां पर बग्गी है और बग्गी में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। याद रखिएगा बग्गी में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वन जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर द्रंग एरिया देखने को मिलता है और इस द्रंग एरिया में क्या है, यहां पर आपको नमक देखने को मिलेगा। कैसा नमक, सेंधव नमक। किस टाइप की चट्टानें हैं, तो ये अवसादी चट्टानें हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको ये क्यों याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि इसका जो उत्तर वाला पोर्शन है, उत्तर वाला पोर्शन जो है गुटकर एक जगह है उसको माना जाता है, तो वो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है। गुटकुर को याद ना रखकर अगर आप जोगिंदरनगर को याद रखेंगे तो इसका नॉर्थ वाला जो पार्ट है बल्लभ घाटी के विस्तार का, वो जोगिंदरनगर का एरिया है और जोगिंदरनगर वाला जो एरिया है उसको हमें क्यों याद रखना है, उसको इसलिए याद रखना है क्योंकि वहां पर एक प्रोजेक्ट है शानन प्रोजेक्ट। याद रखिएगा शानन प्रोजेक्ट। और ये शानन प्रोजेक्ट जो है, ये शानन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो नींव रखी गई वो आपकी 1926 में रखी गई और इसका जो मतलब निर्माण पूरी तरह हो गया वो 1931 में हो गया था। शानन प्रोजेक्ट ब्यास नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है, ब्यास नदी के ऊपर है, ब्यास नदी। दोस्तों याद रखिएगा ये वही ब्यास है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। अगर ब्यास ऑप्शन में ना हुआ तो आप उल्ल को इसका सही आंसर कंसीडर करेंगे क्योंकि उल्ल जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। धौलाधर जो माउंटेन रेंज है, जो मिड हिमालय का पार्ट है, वहां से निकलती है और बाद में जोगिंदरनगर के आसपास में कहीं ये ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा। वर्तमान में ये जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब सरकार के अधीन है। हिमाचल प्रदेश को कुछ एक इसका शेयर मिलता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आइए और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो आपकी बल्लभ घाटी है उसका ये वाला पोर्शन जो है वो शिवालिक में बसता है। किसमें बसता है, वो शिवालिक में है। याद रखिएगा वो शिवालिक में है और उसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वो धौलाधर में बसता है। धौलाधर मींस धौलाधर के अधीन, ऐसे नहीं कि उसमें, उसके अधीन। और ये धौलाधर जो है मध्य हिमालय का पार्ट है। इसे श्वेत पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं। ये हम जब हिमालय का टॉपिक करेंगे उसमें मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा। आई होप आपको ये अच्छे से बात पता चल गई होगी कि आपको इसके बारे में यहां से क्या क्या रखना, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। दूसरी बात, अगर आप बल्लभ घाटी की बात करें तो यहां इसके सुंदरनगर है और यहां जैसे अगर ऊपर वाला ये इस एरिया की बात करें, नॉर्थ वाले एरिया की, तो यहां जोगिंदरनगर है। सुंदरनगर को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि आप मतलब क्या बोलेंगे कि आपको रखना पड़ेगा। याद क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है। हिमाचल प्रदेश के जो फार्मर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहां पर ले जाया जाता है। उन्हें डिफरेंट वैरायटी की जो सीड्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। उन्हें डिफरेंट टाइप की जो क्लाइमेट्स होती है उन क्लाइमेट्स के बारे में बताया जाता है। उन्हें मिट्टी क्या
जो मतलब नॉलेज कैसे रखना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट सारा का सारा खर्चा उनका उठाती है। तो एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या है, अगर आपने जोगिंदरनगर के बारे में सुना होगा तो जो रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर है वो यहाँ पर है। बोलने का मतलब है जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के पटवारी जो एग्जाम निकालते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, जोगिंदरनगर में होती है। और ये किसके साथ लगने वाले एरिया है, ये बल्लभ घाटी के साथ लगने वाले एरिया है। बल्लभ घाटी को हमने क्यों पढ़ना है, तो हमने इस एंगल से पढ़ना है। हमें क्या जरूरत है, तो हमें ये जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, और ये लगातार ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, इस वैली से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, बल्लभ घाटी सबसे उपजाऊ घाटी, ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा ऐसा? तो सबसे पहली बात क्या है कि भौगोलिक विस्तार जानने के बाद इसको क्या बोलते हैं, कृषि जो होती है यहाँ पर कृषि के साथ साथ ही इसे उपजाऊ घाटी का दर्जा भी दिया गया है। अब हमें जानना है कि इसे उपजाऊ घाटी क्यों बोला है। तो सबसे पहली बात, अगर कृषि होती है और कृषि के साथ साथ ही ये उपजाऊ घाटी भी है तो इसके पीछे राज क्या है? पहला राज कि ये जो बल्लभ वाला एरिया है, एक रिवर निकलती है, उसका नाम सुकेती है, वो कुल्लू से निकलती है। मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाना चाहता हूं यहाँ पर। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मैप देख रहे हैं तो ये जो मंडी है इसमें बल्लभ घाटी है, तो सुकेती ऊपर से आती है। मंडी में क्या है, बल्लभ घाटी है, और सुकेती क्या आती है, ऊपर से आती है कुल्लू से, और इस रीजन को सींचती है। साथ में ब्यास और उसकी जो कुछ एक ट्रिब्यूटरी है वो भी इस घाटी को पानी देती है। अब जिस घाटी में नदियां हो, जिस घाटी में नदियों के द्वारा सिंचित एरिया हो, वहां की मिट्टी, वहां की वेजिटेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है उस जगह के क्लाइमेट को बनाने में। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो आपकी वैली है ये काफी उपजाऊ है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर कृषि का जो उपजाऊपन ज्यादा है या ये घाटी उपजाऊ ज्यादा है, तो एक योजना आती है, उस योजना का नाम है भारत जर्मन कृषि परियोजना। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब चली थी? ये चली हुई है 1962 में, सॉरी याद रखिएगा 1962 में। कहां पर? तो एक जगह आती है चक्कर। देखो ये भारत जर्मन कृषि परियोजना जो है जर्मनी सरकार की हेल्प से चलाई जा रही थी। ये भारत सरकार और जर्मन सरकार के बीच MOU था। इसमें क्या उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य रखा गया था, इसके क्या फोकस थे, किन किन बातों को ध्यान में रखा गया था। तो जो बातें थी, पहली बात थी कृषि को क्या करना था, अपलिफ्ट करना था। कृषि के लिए वो मॉडल अपनाना था जो जर्मन सरकार अपनाती है। कौन सी सरकार? जर्मन सरकार। इसके साथ कृषि तथा अन्य जो सेवाएं, अन्य जो गतिविधियां थी, जैसे कि मछली पालन, जैसे कि मछली पालन के साथ साथ ही आप यहां पर तो क्या करना था, पशुपालन, पशुपालन के साथ साथ ही यहां पर मुर्गी पालन, इन सारे जो जितने भी एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड सर्विसेज थी उनको अपलिफ्ट करना था। अब एक बात आप ध्यान दो कि जिस एरिया में 1962 से लेकर आज तक उस मॉडल पर खेतीबाड़ी की जा रही है, जिस मॉडल के बारे में हमने आज तक सोचा नहीं है, तो क्या वो जो वैली है वो वैली डेवलप नहीं होगी, वो वैली उपजाऊ नहीं होगी। क्योंकि आज भी जो जर्मनी में टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उस टेक्नोलॉजी को यहां पर यूज किया जाता है। आपको अच्छे से ये बात याद रखनी है। एक तो चक्कर को याद रखना है, दूसरा भारत जर्मन कृषि परियोजना का उद्देश्य क्या था, ये किस और किस के बीच में MOU था। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या था,
और इसी बात की जो बल्लभ घाटी है, बल्लभ घाटी उपजाऊ क्यों है, तो आपको 2 रीजन यहां से मिल गए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी बात, यहां पर जो कृषि है, जो कृषि होती है, कृषि में क्या किया जाता है, तीनों या जो भी जितने टाइप की फसलें हैं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, रबी, खरीफ, जायद और बेमौसमी फसलें इस रीजन में उगाई जाती है। तो अब क्या आपको पता चला कि हमें यहां से क्या क्या चीजें सीखनी थी? क्या आपको कृषि के बारे में नॉलेज मिला? देखो, बेमौसमी फसलें यहां पर होती है क्योंकि यहां पर कुछ एक एरिया में ग्रीन हाउसेस लगाए गए हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बिल्कुल जी हाँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। हमने शानर प्रोजेक्ट की बात की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दर्शनीय योग्य स्थान, क्या शानर प्रोजेक्ट है, वहां पर लोग देखने नहीं जाते हैं? क्या जोगिंदर नगर, सुंदर नगर जो वैली है, क्या उसको देखने नहीं जाते हैं? दूसरी बात क्या है, जैसे धर्मशाला का कुनाल बद्री है, क्योंकि वहां पर जो है आपको टी प्लांटेशन की एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। वहां पर चाय की खेती होती है। चाय की खेती के लिए लेटराइट सॉइल जरूरी है। उस एरिया में रेनफॉल ज्यादा होना चाहिए और साथ में टेम्परेचर मॉडरेट रहना चाहिए। अगर ये क्लाइमेट है तो उस रीजन में टी प्लांटिंग की जाती है। तो ये जो बल्लभ घाटी है, जो सुंदर नगर का नॉर्थ वाला पोर्शन है, इसके थोड़े थोड़े पोर्शन में जो आपका चाय की खेती है वो भी देखने को मिलती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि चाय के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो लेटराइट मिट्टी चाहिए होती है। चाय किस टाइप की एग्रीकल्चर है, वो जो आपकी प्लांटिंग या जिसको रोपण कृषि बोलते हैं उसका टाइप है, और किस रीजन में किया जाता है, तो ये जो रीजन है, इस रीजन में किया जाता है। जो बल्लभ घाटी के साथ में लगने वाले कुछ एरियाज है उनमें ये जो आपकी चाय की खेती है वो भी की जाती है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जरूरी होती है और इसमें लीचिंग की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लीचिंग या निक्षालन क्या होता है। तो आई होप आपको ये जो वैली थी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये आपको समझ आ गई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं कि अगर इस वीडियो को देखने से आपका लिटिल बिट फायदा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे क्या करना होता है, आपको बड़ों का करना है सम्मान, उनका रखना है ध्यान। बड़ों का करना है सम्मान, उनका रखना है ध्यान। छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।